हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास फिजिक्स सेकंड की है, इंटर क्लास की है फिजिक्स सेकंड, और उसका हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, रेओप्टिक्स। ये आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है, उसी का रिकॉर्ड लगेगा। हालांकि अब जब आप कक्षा 12 में आए हैं ये आपके सिलेबस में है, लेकिन इस बार जो कोविड-19 की वजह से सिलेबस कम किया गया है 30%, उसमें इस सिलेबस से इस टॉपिक को हटा दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन को। लेकिन हमको स्टडी करना है, आपको आगे पढ़ने के लिए अनिवार्य है, तो आप जो है इसे स्टडी करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे आप एग्जाम देंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। तो पहली चीज आ जाती है प्रकाश। व्हाट इज प्रकाश? प्रकाश क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए, जो हमारी आंखें होती हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए ऑब्जेक्ट या वस्तुओं को देखने के लिए अनिवार्य है। हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है संसार में हमारे चारों ओर की। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो मनुष्य की आंखों को, वस्तुओं को देखने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। ये मनुष्य की आंख को, मानव जाति की आंख को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तु अपने चारों ओर की दिखाई देती है। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण ये इंपोर्टेंट है। प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पर प्रकाश जो है हमारा ट्रेवल करता है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये आती है, जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एक पाइप है, आप पाइप में को कोई ऑब्जेक्ट देखें इस तरह से, तो आपको वो ऑब्जेक्ट या वस्तु दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने इसी पाइप को थोड़ा सा मोड़ दिया, सपोज करो ये पूरा पाइप है, अब मैंने इसको दो टुकड़े कर दिए हैं, इस टुकड़े को ऐसा कर दिया है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ को है, अब मैं इसे नीचे से देखने की कोशिश करूं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट, जब भी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, सपोज करें ये वस्तु है हमारी और ये हमारा पाइप है, तो इस यहाँ से ये सूरज होगा, यहाँ से लाइट की किरणें आई, इससे रिफ्लेक्शन हुआ और वो पाइप के जरिए यहाँ पर आंख पर आ जाती है। कहां पर आ जाती है भाई? आंख पर। तो ये हमसे ऑब्जेक्ट ये वाला दिखाई देता है। उसके बाद यदि आपने इसको बेंड कर दिया, यही वस्तु है, इस पाइप को टुकड़ों में तोड़ दिया है ऐसा करके, और ऑब्जेक्ट जो आंख है, ह्यूमन आई, वो अब यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ से देखने की कोशिश करें इसको, यदि आप यहाँ से देखने की कोशिश करें इसको इस जगह से, तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन, जो परावर्तित किरणें होंगी वो यहाँ पर आकर रुक जाती हैं, वो इधर को नहीं जा पाती है, इसलिए ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पर। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है भाई वायु और निर्वात। वायु और निर्वात में प्रकाश एक नियत चाल से गति करता है। वायु और प्रकाश में, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है, लेकिन वायु हो या स्पेस हो, उन दोनों में जो प्रकाश की चाल है वो नियत होती है, वो होती है c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वायु में और निर्वात में प्रकाश इस नियत चाल से ये बदलती नहीं है, इस चाल से ही गति करता रहता है, जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद तीसरा गुण आ जाता है प्रकाश का। तो तीसरा गुण है वो ये है कि प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अर्थ से, जो सन है वहां से अर्थ तक जो आता है प्रकाश, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है, और वो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो प्रोड्यूस होती हैं, प्रकाश में छोटे छोटे से कण होते हैं, उनको हम फोटॉन्स कहते हैं, और उन्हीं फोटॉन्स के अंदर प्रकाश की ऊर्जा समाई हुई होती है। अर्थात उन कणों के अंदर प्रकाश की ऊर्जा होती है, और उन कणों के चलने का जो रूप होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं कि जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। वो छोटे छोटे जो प्रकाश
देखिए जो प्रकाश है उसका बहुत बड़ा भाग है, लेकिन उसका कुछ भाग ही हम देख पाते हैं। जो विजिबल होता है, जो दृश्य प्रकाश होता है, उसको हम विजिबल पोर्शन कहते हैं प्रकाश का। उसके पीछे भी प्रकाश है, उसके आगे भी प्रकाश है। तो मानव जो हमारे मानव नेत्र है वो केवल सेंसिबल होता है 370 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य से लेकर के 750 नैनोमीटर लगभग, इतना जो तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है उसको मानव नेत्र देख लेती है। इससे पीछे का नहीं देख पाती है और इससे आगे का नहीं देख पाती है। ये तरंगदैर्घ्य है विद्युत चुंबकीय तरंग की। ओके, तो हम तीन प्रॉपर्टी हम क्या सीखे, क्या पढ़े हैं। पहली प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन पर गति करेगा। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वायु और निर्वात में नियत चाल से गति करता है प्रकाश। तीसरी क्या है कि वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो प्रकाश है यदि किसी माध्यम से गुजर रहा है, सपोज करें किसी माध्यम को, जो हमारा कांच है, कांच के टुकड़े में को पार होकर के जा रहा है, तो उस माध्यम का ताप नहीं बदलता। यदि वो क्रॉस हो रहा है, यदि वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका ताप बदल सकता है, लेकिन क्रॉस होने पर यदि किसी से गुजर कर जा रहा है तो उसका ताप अपरिवर्तित रहता है। ओके, तो ये तो था कुछ प्रकाश से संबंधित उसकी गुण। अब हमारा आगे आ जाता है अब हमारा आगे आ जाता है, देखिए ये सब चीजें हम कक्षा 10 में पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी इनको निपटाएंगे और उसके बाद हम अपना आगे सिलेबस जो हमारा है कक्षा 12 का उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश का परावर्तन। ये भी कक्षा 10 में हम पढ़े हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है कि यदि कोई प्रकाश की जो किरण है, क्योंकि प्रकाश को हम किरणों के रूप में मानते हैं कि वो किरण एक सीधी रेखा में जा रही है, तो जो प्रकाश की कोई किरण है यदि किसी चिकने या पॉलीदार तल पर आकर टकराए, ये कोई हमने तल ले लिया और इस पर आकर गिरे, ये गिर जाए, तो प्रकाश का जो ज्यादातर भाग है वो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आती हुई प्रतीत होती है या आती है। प्रकाश की जो ये घटना है कि किसी चिकने पॉलीदार तल से आकर टकराए और टकराने के बाद में ज्यादातर भाग अर्थात 90% भाग वो वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आता हुआ प्रतीत होता है प्रकाश या आता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से लौट जाएगा, ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन। और ये जिस तल पर आकर, ये पॉलीदार तल पर आकर टकराया है, इस तल को कहा जाता है परावर्तक तल। परावर्तक तल जिस पॉइंट पर आकर टकराया है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आने वाली प्रकाश की किरण, ये एरो का निशान कह रहा है कि ये तल की ओर को आ रही है, और ये एरो का निशान कह रहा है कि ये टकराने के बाद प्रकाश की किरण तल से जा रही है, टकराने के बाद यहां से तल से इधर को जा रही है, ये तल की ओर को आ रही है। ये आने वाली प्रकाश की किरण को पढ़ते हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण। जाने वाली जो टकराने के बाद वापस गई है प्रकाश की किरण, उसको पढ़ते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर यदि एक सीधी लाइन तल के लंबवत खींच दी जाए तो इसको बोलते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये फिनोमिना है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश के परावर्तन का फिनोमिना है कि ये पॉलीदार तल है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आई, आने के बाद में टकरा के वापस चली गई, तो ये उसी माध्यम में चली गई है, तो ये घटना हमारी क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसको भी लिख लेना चाहिए आपतन कोण। आपतन कोण। और ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देखिए जो प्रकाश के परावर्तन की घटना है, जिस तरंगदैर्घ्य से ये आ रही है, जिस आवृत्ति से ये आ रही है, जिस वेग से ये आ रही है, टकराने के बाद इसका वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति नहीं बदलेगी। जिस वेग से ये आई थी उसी वेग से इधर को टकराने के बाद चली जाएगी, लेकिन इसकी जो तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है, और वो डिपेंड करती है कि आपने परावर्तक तल कौन सा लिया है। ओके, वो डिपेंड करेगी परावर्तक तल पर कि ये कितना स्मूथ है, खुरदुरा कम है, ज्यादा खुरदुरा है, ये पूरा स्मूथ है, तो इस पर डिपेंड करती है कि परावर्तित किरण की तीव्रता कितनी है। तो ये हो गया हमारा परावर्तन। अब इसका लाइव एग्जांपल हम देख सकते हैं घरों में, आपने बचपन
शीशा यूज किया होगा, लाइट की तरफ को शीशा ऐसा करते हैं तो टकराने के बाद में कहीं दूर जाकर के इधर दूसरे साइड में दिखाई देती है रोशनी, तो वो घटना प्रकाश का परावर्तन ही है। वो घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। और जितनी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो परावर्तन की वजह से ही दिखाई देती हैं। हालांकि परावर्तन और अपवर्तन दोनों की घटनाएं घटती हैं साथ में, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट देखना है, मुझे ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, तो बाहर से प्रकाश की किरणें इस ब्लैक बोर्ड पर आकर, इस व्हाइट बोर्ड पर आकर गिरेंगी और उसके बाद टकराने के बाद में मेरी आंख पर जाएंगी, तब मुझे ये इसका शेप नजर आएगी इस व्हाइट बोर्ड की। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। आपको यदि कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत आए इनमें टॉपिक्स में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मैसेज करें पर्सनल नंबर पर, उस पर भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन की जो घटना होती है वो कुछ विशेष नियमों के साथ में होती है। पहला नियम ये आता है, उन विशेष नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। और पहला नियम ये आता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमसे ये कहता है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, वो तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, उनका प्लेन चेंज नहीं होता। अर्थात वो तीनों एक ही तल में लाई करते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम कहलाता है। अब दूसरा नियम इंपोर्टेंट, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा नियम ये होता है कि जो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की घटना घट रही है, जब भी वो घटना घटेगी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। जब हमने अभी ये बनाया था, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई थी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होगा। ये रेज इस प्रकार का बनाएंगे कि ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर आए। ऐसा नहीं है कि आपने ये किरण यहाँ पर बना दी, इसको यहाँ पर बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं बनाना है। ये कोण और परावर्तित कोण, अभिलंब दोनों जो अभिलंब के साथ में बनाएंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर आने चाहिए। ये हमारा दूसरा नियम है। इसके बाद आ जाते हैं तो परावर्तन के फिनोमेना भी हो चुका है, परावर्तन के नियम भी हो चुके हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड करा जा चुके हैं। ये थोड़ा जल्दी में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखिए दर्पण क्या है? दर्पण वो है, वो हिस्सा, वो पार्ट किसी वस्तु का जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाए, वो हमारे दर्पण कहलाते हैं। ये व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है, ये भी एक दर्पण की भांति व्यवहार कर सकता है। स्टील का चम्मच देखेंगे आप, उसमें आपको अपनी इमेज दिखाई देती है, वो भी एक दर्पण की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो बेसिकली हम दर्पण बनाते हैं वो हम कांच के बनाते हैं, कंच के। तो बेसिकली अगर हम दर्पण की ही बात करें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण वो होता है जो आईना, जो शीशा हम डेली बेस में देखते हैं अपने घरों पर, वो हमारा समतल दर्पण होता है। अब यदि हम गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण वो होते हैं जो दर्पण किसी खोखले गोले से, कांच के खोखले गोले से काटकर बनाए जाते हैं, उन दर्पणों को गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बार फिर सुन लें, यदि कोई कांच का खोखला गोला है हमारे पास में, ये खोखला होना चाहिए, और इसको ऐसे काट दें और ये कटा हुआ एक हिस्सा रख लें और इधर वाले हिस्से को हम हटा दें, तो इससे बनने वाला दर्पण कहलाता है, ये वाला पोर्शन कहलाएगा गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण कहलाता है? गोलीय दर्पण। लेकिन ये दर्पण तब बनेगा जब आप इसके एक साइड में कलाई कर देंगे। कलाई मतलब एक साइड में कलर कर देते हैं। यदि आप इस शीशे को ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें इमेज नहीं दिखाई देगी, ये आर पार हो जाएगा, ये पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। ओके, तो एक साइड में आपको कलर करना पड़ेगा, तो इसके एक साइड में इधर भी कलर कर सकते हैं और अगर मैं इसको दोबारा इधर भी कलर कर सकते हैं। तो गोलीय दर्पणों में जब हम इसमें कलर करेंगे तो कलर के आधार पर दो प्रकार के गोलीय दर्पण हो जाते हैं, एक उत्तल दर्पण होते हैं और एक होते हैं अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये बता चुके हैं आपको कि गोलीय दर्पण कहां से बनते हैं, किसी कांच के खोखले गोले के ये भाग होते हैं, एक साइड में कलाई या कलर करने के बाद में एक हिस्सा इनका दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो ये याद रखेंगे कि जो उत्तल दर्पण बनेगा या अवतल दर्पण बनेगा वो किसी कांच के खोखले के भाग होंगे। कलाई के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला देख
लेते हैं अवतल दर्पण कौन से होते हैं? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वो होते हैं भैया जिसमें कांच के खोखले भाग जो हमने काटा हुआ है, कांच के खोखले गोले से जो भाग काटा है, इसको M1 बोल देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं। तो ये यदि इसके उभरे हुए भाग पर कलर कर दिया जाए, कौन से भाग पर? उभरे हुए भाग पर कलर कर दिया जाए और दबा हुआ भाग जो है वो परावर्तक तल की भांति व्यवहार करे, अर्थात इधर आप ऑब्जेक्ट रखें और उसकी इमेज दिखाई दे, तो इस प्रकार का जो गोलीय दर्पण बनता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि गोलीय जो हमारा गोलीय भाग था कांच के खोखले गोले का, यदि उसके उभरे हुए भाग पर हमने पॉलिश कर दी, कलाई कर दी या कलर कर दिया है और दबा हुआ हिस्सा जो है वो एक दर्पण की भांति व्यवहार करेगा, तो इस दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण। क्या नाम होगा इसका? अवतल दर्पण। ओके। यदि मैं इसी भाग में दबे हुए भाग पर कलाई कर दूं, कौन से भाग पर? दबे हुए भाग पर मैंने कलाई कर दी है। इस बार ये शायद ये दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, तो इसको हटा देते हैं। अवतल तो समझ आ गया है, उत्तल दर्पण इसका बना लेते हैं, यहीं पे ऊपर को बना लेते हैं, कभी ये नहीं दिखे। उत्तल दर्पण जो हमने भाग लिया था ये किसी कांच के खोखले का है, यदि इसके अंदर दबे हुए हिस्से में हम कलर कर दें और जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको छोड़ दें, उसको परावर्तक तल के रूप में यूज करें, ये वाला इधर वाला हिस्सा पोर्शन, तो ये दर्पण कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा भैया? उत्तल दर्पण। ओके। अब जरा ध्यान से देखें, यदि मैं इस गोले को पूरा करना चाहूं कि जिस खोखले गोले का भाग होगा तो ये इधर को बंद होगा, तभी तो गोला बनेगा ये पूरा। तो जब ये गोला बनेगा तो यहाँ पे इसका कहीं पर केंद्र आ रहा होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये वक्रता केंद्र बनेगा दर्पण का, या गोले का जो केंद्र होगा वो इधर बनेगा। याद रखें इस बात को। और जो मैं पहला अवतल बना रहा था तो वो इधर को बंद होगा। तो अब हम आगे ये चीजें पढ़ेंगे जो इसकी कुछ गोलीय दर्पणों से अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, वो आ गया गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं जानने के लिए हम एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। सपोज करें मैं अवतल दर्पण बनाना चाहता हूं, यहाँ पे इसके उभरे हुए भाग पर मैंने कलाई कर दी, ये इतना हिस्सा काटा है, तो ये जो वक्र जितना कटा हुआ है इसका जो ये व्यास होता है इसको बोलते हैं द्वारक दर्पण का। क्या बोलते हैं इसको? द्वारक। ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होगा ये हो गया दर्पण का द्वारक, M1 M2। ओके। अब इसका जो मिडिल पॉइंट होगा व्यास का वो यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, देखें ये मिडिल पॉइंट जो होगा इसके सामने यहाँ पर जो है इस वक्र पर एक पॉइंट लगा दें, तो ये जो इसके व्यास का मिडिल पॉइंट होता है इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव या पोल। दर्पण का ध्रुव या पोल। आराम से सीखें, दर्पण का ध्रुव या पोल। यदि मैं एक क्षैतिज लाइन इस प्रकार से खींचूं, यदि मैं एक क्षैतिज लाइन इस प्रकार से खींचूं जो दर्पण के ध्रुव से होकर के जाए, तो इस क्षैतिज लाइन को कहते हैं दर्पण की मुख्य अक्ष। दर्पण की मुख्य अक्ष। ओके। एक बात फिर समझें, जो हमने कांच के खोखले गोले से भाग लिया उसके उभरे हुए पार्ट पर यदि हमने कलाई कर दी तो ये दर्पण बन गया अवतल दर्पण। ये यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है ये कहलाएगा, जितना व्यास है ये कहलाएगा दर्पण का द्वारक। अब इसका जो मिडिल पॉइंट होगा अर्थात वक्र के ऊपर जिसका मध्य बिंदु बनेगा वो कहलाएगा दर्पण का पोल या ध्रुव। दर्पण का पोल या ध्रुव। इन्हें लिखने की इसमें नोट्स में भी नहीं लिखाए गए हैं, आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है इतनी, ऐसे ही समझ लेंगे क्योंकि आपको पहले से थोड़ा बहुत आती है, जो जिसके याद नहीं रही है वो सीख लें। ये दर्पण का पोल हो गया, तो पोल हमेशा यहाँ पे लाई करेंगे बीचों बीच इस वक्र के। ओके। और इस पोल से जो जाने वाली क्षैतिज रेखा होगी वो कहलाएगी दर्पण की मुख्य अक्ष। पोल से जाने वाली क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगी? दर्पण की मुख्य अक्ष। अब यदि मैं इसको पूरा गोले को बंद करना चाहूं तो ये गोला कुछ ऐसा बंद हो रहा होगा, ऐसे तो बंद होगा भाई। तो जब गोला बंद होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो इसका सेंटर है वो कहीं यहाँ पर आ रहा होगा,
तो उस गोले का केंद्र, जिस गोले का ये भाग है, उस गोले का केंद्र, जिस गोले का ये भाग है, वो गोले का केंद्र कहलाता है इस दर्पण का वक्रता केंद्र। वो गोले का केंद्र क्या कहलाता है इस दर्पण का? वक्रता केंद्र। इसको हम C से डिनोट करेंगे, पोल को P से डिनोट करेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र को C से डिनोट करेंगे। तो C क्या कहलाता है? इस दर्पण का वक्रता केंद्र। किस साइड में आना है ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि यहाँ जैसे दर्पण हमारा रखा हुआ है वो बंद होने के बाद गोला किधर को बन रहा है। यदि इधर को गोला बन रहा है तो इसके यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि इधर को बन रहा होता तो इधर आता। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो गया, तो ये कहलाएगा वक्रता केंद्र किसका? दर्पण का। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोकस कहाँ होगा इसका? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और जो पोल है उन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, वो कहलाता है हमारा इस गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। एक बार फिर ध्यान दें इस बात को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मुख्य फोकस। किसी गोलीय दर्पण के अर्थात यहाँ पर हमने अवतल दर्पण लिया है, उसके पोल और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु, पोल और वक्रता केंद्र C का मध्य बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। ये डेफिनेशन होगी पोल द्वारक की, पोल की, वक्रता केंद्र की, मुख्य फोकस की। अब इसमें नई टर्म आ जाती है वक्रता त्रिज्या। क्या आ जाती है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कोई नई चीज नहीं है, ये भी कोई है कि जिस खोखले गोले से ये काटा गया है दर्पण, जिस खोखले गोले से ये दर्पण को हमने काट करके बनाया है, उस गोले की जितनी त्रिज्या रही होगी, उस गोले की जितनी त्रिज्या रही होगी वो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात पोल से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होगी वो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये वक्रता त्रिज्या होगी R। ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या R। ठीक है, ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या R। आई थिंक आपको दिख रहा है। अब आ जाता है ये वक्रता त्रिज्या होगी हमारी R। वक्रता त्रिज्या क्या होगी हमारी? R। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या हो गया हमारा? C। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव या पोल वो क्या हो गया हमारा? P। दर्पण का मुख्य फोकस, ये सब दर्पण के ही हैं, इसमें भी लिख लो। चलो, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? F। अब आ जाती है हमारी दर्पण की फोकस दूरी की बात। क्या की बात? दर्पण की फोकस दूरी की बात। अब देखिए जो दर्पण की फोकस दूरी होती है भाई, तो दर्पण के पोल से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होगी, दर्पण के पोल से जो मुख्य फोकस तक की दूरी होगी अर्थात P से F तक की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी हमारी? दर्पण के पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी वो कहलाती है दर्पण की फोकस दूरी। क्या कहलाती है? दर्पण की फोकस दूरी अर्थात PF। अर्थात ध्रुव से या पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। और पोल से C तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी वो R कहलाती है। R बराबर PC। और फोकस दूरी को डिनोट करेंगे S से। ठीक है, ये आ गई भैया हमारी वैल्यू। ये हमारी कुछ संबंधित परिभाषाएं थी गोलीय दर्पणों से। ये हमने अवतल दर्पण के लिए बनाई है। उत्तल दर्पण के लिए बनाएंगे तो जिधर को इसको सेंटर बनेगा उधर को ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये वो बेसिक परिभाषा है कि जो दर्पण से संबंधित हमको पता होनी चाहिए। ये हमको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। एक बार उत्तल दर्पण के लिए और देख लेते हैं कि कहां कहां क्या चीजें बनेंगी। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण बना, दबे हुए भाग पर पोल इसकी, यहां पर पोल बनेगा, ये द्वारक कहलाएगा, ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। अब देखें ये गोला जो है इधर को बंद हो सकता है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं आ रहा होगा।
अर्थात इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर लाई करेगा। अब P और C का मध्य बिंदु, तो इसका फोकस भी इधर यहाँ होगा। P से C तक की जो लेंथ होगी वो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसका R यहाँ पर आ रहा होगा, ये वाला R है। P से S तक की जो दूरी होगी वो इसकी फोकस दूरी होगी, स्मॉल f, वो यहाँ पर आ रही होगी। दोनों के लिए चेंज है। वक्रता जो हमारा अवतल दर्पण था उसके लिए ये सारी चीजें लेफ्ट साइड में आ रही थी पोल के, और जो उत्तल दर्पण है इसके लिए सारी चीजें पोल के राइट साइड में आ रही है। ओके, अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक साइन कन्वेंशन को, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यही तक। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।